गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में ड्रेनेज पैटर्न व ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया के बारे में बताया था कि हिमालय रिवर पेनिनसुलर रिवर में डिवाइड है। हिमालय रिवर के बारे में बता चुके थे हम आपको, पेनिनसुलर रिवर के बारे में भी काफ़ी कुछ समझा चुके हैं। और रिवर्स ऑफ द हिमालयाज़, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं हम उनके बारे में बता रहे थे। इंडूज़ या गंगा, द ब्रह्मपुत्र, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। द इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम आपको काफ़ी कुछ बता चुके थे। तो द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। भारत की जो सिंधु नदी है विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। हम आपको बच्चों अब गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताएंगे कि गंगा रिवर सिस्टम कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ से निकलती है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। द गंगा इज़ द फॉर्मेस्ट रिवर ऑफ इंडिया an account of its water system and cultural worth. This river arises from the Gomukh glacier of Uttarkashi district in Uttarakhand. Here it is known as Bhagirathi at Devprayag. It joined the Alaknanda river and is known as the Ganga after that. जो हम आपको बताते हैं कि जो गंगा नदी है ने अपने सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों से भी भारत की प्रमुख नदी और भारत की प्रमुख नदी है और यह है हिंदुओं की पवित्र नदी मानी जाती है। यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के समीपी गौमुख हिमनद से निकलती है। ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी की लंबाई जो है बच्चों, द गंगा इज़ द 2500 किलोमीटर लेंथ। गंगा की लंबाई है 2500 किलोमीटर है। हम आपको आगे बता रहे हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। It is joined by some prominent rivers as the Yamuna, the Ghagra, the Gandak and the Kosi. All these tributaries flow from the Himalayan ranges. They flow parallel to the गंगा एट द राइट बैंक। बच्चों, हम आपको बताते हैं कि जो ये गंगा नदी है इसमें घाघरा है, गंडक है, कोसी आदि इसमें सहायक नदियाँ भी आकर के मिल जाती हैं। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसमें आकर के मिल जाती हैं। एक बात और हम आपको बच्चों थोड़ा बताते हैं। द यमुना रिवर राइज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर ऑफ द हिमालयाज। द यमुना इज़ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। जो गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जो सहायक नदी है वह यमुना है और यमुना जो है हमारी ये यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। आपको पॉइंट नोट करने का है कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हम आपको बच्चों बता रहे हैं, इन द पेनिनसुलर हाईलैंड द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा आर द चंबल, द बेतवा एंड द सोन। प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वे चंबल, बेतवा और सोन सम्मिलित है। हम आपको आगे बता रहे हैं, द गंगा कैरिंग वाटर ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज इन एडिशन फ्लो वेस्ट टू ईस्ट अप टू फरक्का इन वेस्ट बंगाल विच इज़ द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। हम आपको बता रहे हैं बच्चों, गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के जल के साथ में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फरक्का तक बहती है। फरक्का गंगा नदी डेल्टा का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु है। हम आपको एक बात बता रहे हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, one of the distributaries, the Bhagirathi Hooghly, flows southward and falls into the Bay of Bengal। जो ये सभी नदियां हैं ना, ये एक वितरणिका क्या कहते हैं, फरक्का में प्रवेश कर गंगा नदी दो भागों में विभक्त हो जाती है। इनमें से एक तो भागीरथी हुगली दक्षिण दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। और हम आपको बताते हैं बच्चों कि जो ये नदियां हैं this confluence of the Ganga and the Brahmaputra is called Meghna before it is lost in the sea। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को समुद्र में विलीन होने से पूर्व मेघना के नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ा बच्चे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अल्टीमेटली द ह्यूज वाटर फ्लो मार्क्स विद द बे ऑफ बंगाल, द डेल्टा ऑफ ऑल दीज रिवर्स इज जॉइंटली नोन एज द सुंदरबन डेल्टा।
इन नदियों की जो विशाल जल राशि ने बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा यानी कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा एक डेल्टा का निर्माण होता है, वह सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। एक बात बच्चों आपकी पॉइंट नोट करने का है कि जो सुंदरवन का डेल्टा है ना, ये विश्व के प्रमुख यह डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा और तीव्रता से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि जो देखिए कि जो सुंदरवन का डेल्टा है काफ़ी तीव्रता से वृद्धि करने वाला और बड़ा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर रॉयल टाइगर भी पाए जाते हैं। हम आपको अब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है क्या और कौन कौन सी नदियाँ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ से कहाँ बहती है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द ग्लोबल रिवर द ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द अंसी ग्लेशियर नियर द मानसरोवर इन द रेंज ऑफ द कैलाश माउंटेन। दिस सोर्स इज़ वेरी क्लोज टू सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। बच्चों हम आपको बताते हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी भी है। इसका जो ये निकलती है, ये जो कैलाश पर्वत क्षेत्र में मानसरोवर के पास में हुआ है। तो आपको बताते हैं यह सिंधु और सतलज नदी के स्रोतों के पास में ही है। ब्रह्मपुत्र का अधिकांश भाग भारतीय सीमा से बाहर है। हम आपको एक बात बताते हैं बच्चों कि द ब्रह्मपुत्र इज़ नोन एज सांगपो इन द तिब्बत एंड द जम्मू एंड बांग्लादेश। बच्चों आपको बताते हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में तो सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। एक बात आपको बताते हैं कि जो इसकी सहायक नदियां हैं वह हैं, देखिए here is the called Dihang, there is the here the Dibang, the Lohit and Kanula join, it is its tributaries। इसकी जो सहायक नदियां हैं ना, वे दिहांग है, दिबांग है, लोहित है, कैनुला है। इसकी सहायक नदियां ये हैं जो कि मिलकर के ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। तो बच्चों अब आप ध्यान देंगे एक थोड़ा सा मैप को समझने के लिए कि जो हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है। आपको ये मेन पॉइंट दिख रहा होगा, मानसरोवर आपको दिख रहा है, ये मानसरोवर इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इधर से आकर के असम से ये इधर और ये यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर मिल जाती है हमारी। अब आप ब्रह्मपुत्र समझ गए होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और हमारे भारत में कैसे प्रवेश करती है। अब हम आपको बच्चों ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझाएंगे, ध्यान देंगे इसे। देखिए, Tibet is a cold and dry region, therefore this river carries much less silt and water. In India, it passes through an area of high rainfall. As a result, the amount of water and silt in the river increase to a considerable extent. बच्चों, तिब्बत का एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, इसके कारण इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में होकर गुजरती है, जिससे नदी में जल सहित सिल्ट की मात्रा में वृद्धि होती है। एक बात बच्चों हम आपको बताते हैं कि यह जो है ना, क्या कहते हैं, इट रिजल्ट इन द रेज्ड लेवल ऑफ इट्स बेड एंड इट फ्रिक्वेंटली चेंज दिस कोर्स द कोर्स ऑफ इट्स स्ट्रीम। यह क्या है कि इसमें ना नदी की सतह में वृद्धि तो होती है, ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा अधिक हो जाती है उस समय, तो यह अपनी धारा के मार्ग में बार बार परिवर्तन करती रहती है। अब हम आपको जो बता रहे हैं तो बच्चों स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये हम पेनिसुलर रिवर के बारे में बताएंगे। पेनिसुलर रिवर हैं जो ये कहाँ कहाँ पर बहती हैं और कौन कौन सी पेनिसुलर रिवर्स हैं, इनके बारे में हम आपको समझाएंगे। देखिए, इन द पेनिसुलर इंडिया द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर डिवाइड इज द caused by the western Ghats which is located north to south near the western coast। जो हम आपको बताते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ना, वो हम थोड़ा ध्यान देंगे।
द मेन रिवर्स आर द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी। जो हमारी ये पेनिसुलर रिवर हैं वो मोस्टली हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये पूर्व की दिशा में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। हम आपको बच्चों बताते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। The Narmada and the Tapi are the only two major rivers which flow westward and create tidal mouths, estuaries। एस्चुरीज के बारे में हम आपको बताएंगे बच्चों कि एस्चुरीज क्या होता है। एस्चुरीज ज्वारनद मुख होता है। एस्चुरीज द माउथ ऑफ ए रिवर विद स्ट्रेट एज एंड विच इज फॉर्मड विदाउट ए डिपोजिशनल एक्टिविटी इज द कॉल्ड एन एस्चुरी। ज्वारनद मुख जो होता है नदी का ये मुहाना, यानी कि जहाँ पर नदी का लास्ट हो रहा है, जिस पर नदी बिना निक्षेपण के सीधे किनारों वाला मुख बनाती है, उसको ज्वारनद मुख कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। एक बात और बताते हैं, नर्मदा एवं तापी ये दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। इन्हीं के द्वारा एस्चुरीज का निर्माण होता है। अब हम आपको नर्मदा बेसिन के बारे में बताएंगे। नर्मदा बेसिन, ये नर्मदा जो द्रोणी है, नर्मदा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। नर्मदा के बारे में पढ़ेंगे। द सोर्स ऑफ द नर्मदा इज नियर द अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश। इट फ्लो वेस्टवर्ड इन रिफ्ट वैली इन द कोर्स ऑफ इट्स फ्लो टू द सी। दिस रिवर फॉर्म्स मैनी वर्थ सीन स्पॉट। देखो बच्चों, क्या है कि नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के समीप है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। एक बात और बच्चों आपको बताते हैं कि जो ये नदी है ना, ध्यान देंगे, नियर द जबलपुर द रिवर फ्लो थ्रू ए डीप gorge over the marble rocks where it falls down a steep slope and creates the धुआंधार fall। all the tributaries of the नर्मदा are very small। एक बात हम आपको बताते हैं कि ये ना जो जबलपुर के समीप संगमरमर के शैलों में ये नदी गहरे गार्ज में बहती है तथा वहाँ ये नदी तीव्र ढाल से बहती है और धुआंधार प्रपात निर्मित करती है। और जो नर्मदा की जो सभी सहायक नदियां हैं बहुत छोटी हैं। अब हम आपको बताएंगे तापी। तापी के बारे में हम बता रहे हैं द तापी बेसिन। ये तापी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे सभी बच्चे। द ऑर्गन ऑफ द तापी रिवर लाइन्स in the Satpura range of Betul district in Madhya Pradesh. The Tapi also flow parallel to the Narmada through a rift valley, but it is very short in its length. Its basin spread in the Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra state. हम आपको बताते हैं बच्चों, तापी जो निकलती है ना मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से हुआ है। यह नर्मदा के समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम होती है। देखिए बताते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। सो द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट इन लेंथ, द साबरमती, द माही, द भरतपुजा एंड द पेरियार एंड मेन वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स। बच्चों हम आपको बताते हैं कि जो ये तापी नदी है ना, ये इसकी जो पश्चिम की ओर बहने वाली इसकी मुख्य नदियां हैं साबरमती है, माही है, भारतभुजा है तथा पेरियार है। अब हम आपको बताएंगे गोदावरी के बारे में। गोदावरी बेसिन के बारे में हम आपको बताएंगे। गोदावरी बेसिन जो क्या है, द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर। आपकी जो भारत की सबसे बड़ी जो रिवर है लार्जेस्ट, वो आपकी गोदावरी है। The Godavari is the largest peninsular river. It flows from the slopes of the western ghats of the Nasik district in Maharashtra. Its length is 1500 किलोमीटर। जो ये आपकी गोदावरी नदी है, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर यह है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक बात हम आपको बताते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे।
देखिए बच्चों, out of these the Manjula, the Venganga and the Penganga are the largest tributaries. Godavari is also called the Dakshin Ganga due to its length and size. बच्चों हम आपको बताते हैं कि जैसे पूर्णा है, वर्धा है, प्राणिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, इनमें से मांजरा है, वेनगंगा, पेनगंगा, ये 3 सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण ही गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अब हम आपको महानदी बेसिन के बारे में बताएंगे कि महानदी बेसिन के बारे में समझाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, द महानदी रिवर, the Mahanadi river has its origin in the highland of Chhattisgarh, following through Odisha to reaches the Bay of Bengal. जो आपकी ये जो महानदी है, महानदी का उद्गम जो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है, ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब हम द कृष्णा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णा बेसिन rising from a source near the Mahabaleshwar in the western ghats of Maharashtra, it falls in the Bay of Bengal. जो आपकी कृष्णा नदी है, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से मिलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी कौन कौन सी सहायक नदी हैं ये हम आपको बताते हैं। द तुंगभद्रा, द कोयना, द घटप्रभा, द मूसी, द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्यूबिलिटीज। इसकी ट्यूबिलिटीज हैं ये सब। आगे हम बताते हैं द कावेरी बेसिन के बारे में। कावेरी बेसिन के बारे में बताते हैं। द कावेरी ऑर्गेनाइज्स इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ कोलमडूर इन द तमिलनाडु। देखिए, जो ये हमारी कावेरी नदी है, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, तमिलनाडु में कुडलूरू के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम बताते हैं। देखिए, अमरावती है, भवानी है, हेमावती एंड काबिनी और इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज। इसकी ये सहायक नदियां हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, despite of these large rivers, some smaller rivers flow towards coast. Some such rivers include Damodar, Brahmani, Vetarni and स्वर्णलेखा। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। और भी इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं जो पूर्वी की ओर बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, ये महत्वपूर्ण नदियां। एक बात बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि जो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा शॉर्ट के बारे में ध्यान देना होगा। ये बात तो आप सभी बच्चों को पता है कि 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ऑफ इट 97% इज साल्ट वाटर, ओनली 3% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, ऑफ इट दीज क्वार्टर्स इज इन द फॉर्म्स ऑफ द ग्लेशियर। एक बात बताते हैं, पृथ्वी की धरातल पर ना लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ, किंतु इसमें से 97 जल कैसा है, लवड़े। केवल 3% ही जो स्वच्छ जल है हमें स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। और जो 3/4 भाग हमें किससे मिलता है, हिमानी से मिलता है। अब हम आपको बच्चों लेक्स के बारे में बताएंगे। लेक्स के बारे में देखेंगे आप। Where water collects is low hands on the earth. Lakes are formed. The lakes with huge size are called sea, like Caspian Sea, Dead Sea and the Aral Sea. पृथ्वी की सतह के गर्त वाले हिस्सों में जहाँ जल एकत्रित हो जाता है उसे झील कहते हैं। विशाल आकार वाली झीलों को ही समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर है, मृत सागर है, अरल सागर है। एक बात हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स कि the lakes in the basin of inland drainage in the semi-arid region are such example. Some lakes are the result of the actions of glaciers and the ice sheets. Beside in wind, rivers and human activities also create lakes. कि देखिए, जो हमारे भारत की जो झील है ना, कुछ तो स्वयं ही बनी हुई हैं और प्राकृतिक हैं, और कुछ मानव निर्मित झीलें भी हैं। जो भारत में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं,
जैसे कि आपकी ऑक्सबो लेक है, लैगून लेक्स है, सीजनल लेक्स है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं और आर्टिफिशियल लेक्स भी हैं। आर्टिफिशियल लेक्स जो हैं वो मानव निर्मित झीलें हैं और जो नेचुरल हैं वे हमने आपको बताई हैं। तो इनमें से हम ऑक्सबो लेक के बारे में बताएंगे। जो ऑक्सबो लेक है उसे गोखुर झील कहते हैं। देखिए, Oxbow Lake, the meandering rivers create Oxbow lakes by cutting into flood plains। देखिए क्या है, गोखुर झील ना विसर्प आकार वाली नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों को काट कर गोखुर झील का निर्माण होता है। लैगून लेक्स के बारे में बताते हैं हम। द लैगून लेक्स आर क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिट एंड द सैंड बार। स्पिट इज ए प्रोसेस इन विच सम पार्ट ऑफ द लैंड गोइज डाउन इन द सी। ये स्प्रिट तथा बार या रोधिका द्वारा लैगून का निर्माण होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सीजनल लेक्स। सीजनल लेक्स में मौसमी झील। मौसमी लेक्स देखिए, हाँ तो हम आपको सीजनल लेक के बारे में बता रहे हैं। लेक्स फाउंड इन इनलैंड पार्ट्स आर समटाइम्स सीजनल लेक्स। द सांबर लेक ऑफ राजस्थान इज एन एग्जाम्पल। सीजनल लैम्प देखिए, अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। राजस्थान की सांबर झील इसका उदाहरण है। ये एक लवड़ीय वाली झील है। इसका जल का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। अब फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में बता रहे हैं हम आपको। फ्रेश वाटर लेक्स देखिए, सच लेक्स और फ्रेश वाटर आर मोस्टली फाउंड इन द हिमालयन रीजन व्हेन द ग्लेशियर फ्रॉम डीप बेसिन्स। सच टाइप्स ऑफ लेक्स आर formed. Thereafter, these lakes are filled with water when the ice melts। एक बात हम आपको बताते हैं बच्चों, जो मीठे पानी की झीलें होती हैं ये अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में होती हैं। इनका निर्माण जो होता है वो हिमानी द्वारा होता है। जो बर्फ़ पिघल करके आती है ना, हिम पिघलने से द्रोणियाँ भर जाती हैं और फिर ये झील मीठे पानी की झीलें बन जाती हैं। अब एक बात हम आपको बताते हैं। द वूलर लेक इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। जो ये आपकी इसके विपरीत जो जम्मू कश्मीर में स्थित वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। मीठे पानी की अन्य महत्वपूर्ण झीलें भी हैं, जैसे डल है, लेक है, भीमताक है, नैनीताल है, लोकताक है एंड द बारापानी ETC और भी। अब आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में बताते हैं। जो मानव निर्मित झीलें होती हैं उन्हें कहते हैं। वो आर्टिफिशियल लेक्स कौन कौन सी हैं? द लेक्स क्रिएटेड फॉर ह्यूमन नीड्स आर कलेक्टेड आर्टिफिशियल लेक्स। गुरु गोविंद सागर इन हिमाचल प्रदेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित झील जो होती हैं उन्हें ही कृत्रिम झील कहते हैं। यह गुरु गोविंद सागर जो हिमाचल प्रदेश में। अब हम आपको इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स, हम आपको जो ये इन झीलों के महत्व के बारे में बताएंगे कि हमारे जीवन में झीलों का क्या महत्व है। झीलों के महत्व के बारे में बता रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। लेक्स आर वेरी वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन लाइफ। They facilitate the flow of rivers. They are useful for us in times of excess rain of drought. While in times of excess rain, they control floods in times of drought. They maintain the flow of water. एक आपको बताते हैं बच्चों कि जो ये झीलों का महत्व मानव जीवन के लिए झीलें बहुत अधिक लाभदायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नदियों के बहाव को रोकने में सहायक होती हैं और उसे सुचारू रूप से हमारे लिए सहायक बनाती हैं। बहुत सी अधिक वर्षा और सूखा इन दोनों स्थितियों में हमारे लिए लाभकारी है। अत्यधिक वर्षा के समय जहाँ ये बाढ़ को रोकती हैं और वहीं सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करती हैं। देखिए झीलों का प्रयोग और किस किस के लिए होता है। देखिए जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो जनरेटेड ऑन द लेक्स। देखिए झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। और किस किस के लिए किया जाता है ये सुनेंगे। द मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम एज वेल एज दे मॉडरेट द क्लाइमेटिक सराउंडिंग द लेक्स, इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी एंड थेयर बाय प्रमोट टूरिज्म।
एक बात हम आपको बताते हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित रखने के साथ साथ जलवायु को भी सामान्य रखती हैं और झीलों की प्राकृतिक जो सुंदरता पर्यटन को बढ़ावा भी मिलती है। हम आपको एक बात बता रहे हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे कि नेचुरल लेक के बारे में बताएंगे और आर्टिफिशियल लेक कौन कौन सी हैं। से नेचुरल लेक से हमारी वूलर है, डल है, नैनीताल है, भीमताल है, लोकताक है, बारापानी, चिल्का, सांभर, पुलिकट। और आर्टिफिशियल लेक्स गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, माता टीला, नागार्जुन सागर, हीराकुंड लेक। अब आपको हम इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर्स, यानी कि अब हम आपको नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व को बताते हैं। द रिवर हैव बीन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री। सभी जानते हैं इस बात को कि मानव इतिहास में नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो हर सभ्यता जिस भी सभ्यता का निर्माण हुआ है ना, वो नदियों के किनारे पर ही हुआ है। क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे पर होने का मेन कारण आपको बताते हैं हम बच्चों, देखेंगे आप। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे बच्चों कि रिवर्स हैव बीन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री। जो हमारे भारत में या विश्व की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वह नदियों के किनारे ही हुई हैं। ये प्राकृतिक संसाधन भी हैं तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए ये अनिवार्य है। देखिए, सिंस एंशिएंट टाइम द banks of the rivers attracted people towards themselves. These ancient villages have now grown into big cities, but in India where most population depends on agriculture. ये बात आप सभी जानते हैं कि जो हमारा जो ये देश है, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और कृषि जो किस पर डिपेंड करती है, जल पर डिपेंड करती है। अब हम आपको बताते हैं कि जो ये द रिवर्स आर ऑफ अटमोस्ट वैल्यू फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन। हम आपको बता रहे हैं कि यह सिंचाई, नौ परिवहन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व। अब हम आपको नदी प्रदूषण के बारे में बताएंगे। रिवर पॉल्यूशन, द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द रिवर वाटर फॉर डोमेस्टिक, सिविल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल नीड्स नेचुरली इफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। जो ये रिवर पॉल्यूशन होता क्या है? द फॉल इन द क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर इज कॉल्ड रिवर पॉल्यूशन। यानी कि नदी के जल की जो गुणवत्ता के स्तर में गिरावट आती है वह नदी प्रदूषण कहलाता है। देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे इस बात पर। विच इज causing reduction in their water level. It is not only affecting the quality of water but also affecting the self-cleansing capacity of the rivers. For example, the Ganga water with the adequate flow can treat and assimilate pollution of cities spread over an area of 20 km, but as a result of increasing urbanization and industrialization, this has not been possible and the level of pollution of the rivers has been rising continuously. हम आपको बताते हैं कि जो ये है गंगा, इसमें न केवल जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, आप ये तो नदी की स्वच्छीकरण क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में ही फैले बड़े शहरों की गंदगी को ख़त्म करके समाहित कर सकता है, किंतु जो बढ़ते शहरीकरण है, औद्योगिकरण के कारण ऐसा नहीं हो पाता है, जो बहुत सी नदियों में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों, आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अब आगे आपको बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भेजे जाएंगे। आप उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में बहुत ही ध्यान से उतारेंगे और आपके जो NCERT बुक्स में दिए हुए क्वेश्चन हैं इन्हें आप स्वयं ही याद करेंगे। देखिए, पेज नंबर 115 पर देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक। जो ये सारे क्वेश्चन हैं ये आप याद करेंगे
करेंगे और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भेजेंगे, उन्हें आप अपनी नोटबुक में करेंगे। और जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए इन्हें आप अपनी नोटबुक में नहीं उतारेंगे, केवल ही याद करेंगे। पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। थैंक्स।